देखो पेट के लिए सबसे पहले तुम लोग को जीएस का सिलेबस समझना है। जीएस कितने नंबर की है? कुछ नहीं पता है? वाह, क्या क्लास है हमारी। पीटी की पेट के लिए अगर देखो जाए तो 50 क्वेश्चन जो हैं ये आपके रहेंगे जीएस के। ठीक है, 15 क्वेश्चन ये रहेंगे आपके हिंदी के, 25 क्वेश्चन ये किसके रहेंगे? मैथ के। मैथ में सबसे ज्यादा पढ़िएगा डीआई। डीआई के अलावा मैथ में कोई बात मत करिएगा। कैसर जी पहले डीआई पढ़ा दीजिए। ठीक, पहले डीआई, क्योंकि डीआई के अंदर डीआई होगा, ये बड़ा खतरनाक चैप्टर है। तो अभी कितना बच रहा है हमारे पास? 5 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के। ठीक, ये है पेट। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है तुमको ये वास्तव में है नहीं, इसमें भी तुम्हारे साथ धोखा होगा। अभी धोखा क्या होगा तुम्हारे साथ? धोखा ये होगा, जो ये क्वेश्चन 50 जीएस का दे रहा है ये हो जाएगा कुल मिलाकर के 52 या 53, 52 या 53 होगा। 2-3 क्वेश्चन बढ़ेंगे। यहां से हिंदी से एक क्वेश्चन निकाल लिए जाएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन तुम्हारा रीजनिंग से निकाल लिया जाएगा। हो गया? कैसे? रीजनिंग में वो देता है ना राज्य राजधानी, एक क्वेश्चन बना ना जीएस वाला, वो निकल जाएगा। दूसरा तुम्हारा जो ये मुद्दा है हिंदी वाला, इसमें जीके वाले क्वेश्चन रहेंगे। मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं, जो पुराने स्टूडेंट बैठे हैं वो जानते हैं इस चीज को। मैंने कहा है कि जब हिंदी शुरू होती है तो वो पूछते हैं कि भक्ति काल या रीत काल जब शुरू हुआ था तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? किस सुल्तान के समय में हिंदी में आंदोलन शुरू हुए थे? बन जाता है ना क्वेश्चन। या नहीं बनेगा तो मुंशी प्रेमचंद्र से ऐसे क्वेश्चन निकालेगा, या कुछ ऐसे प्रश्न ले लेगा जैसे वो खूब लड़ी मर्दानी ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये हिंदी का भी है, जीके का भी है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना कि 3 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। अब आते हैं सबके इनके वेटेज पर कि कैसे कैसे जीएस को करेंगे आप। नोट तो नहीं करना कुछ? जीएस में करना क्या है तुमको? पेट ये कौन सा कितनी बार होने जा रहा है पेट? ये मतलब कौन से नंबर का पेट है? पेट कब शुरू हुआ था? 2022 में पहला पेट हुआ, 21 में, 21 में हुआ, 22 यानी कि पेपर दिलाया गया था उसको। फिर 22 वाला लास्ट दिया उन्होंने, फिर 23 से नहीं आया, 24 से नहीं आया, 2 बार पेट हो चुका है। ठीक है, पेट के जितने क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चनों पे फोकस करिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब की पेट में थोड़ा बदलाव होने की संभावना है, संभवतः। पेट पिछली बार एक क्वेश्चन बड़ा वायरल हुआ था और शायद इसी बात के लिए हो जाए कि गांधी जी ने धोती पहनने का प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन ने वायरल कर दिया था कि भाई अब तो बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए जीएस में बदलाव आने की संभावना है। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि जीएस के पैटर्न को पहले समझ लो। जीएस जो हम समझते हैं वैसा नहीं है। 22 सब्जेक्ट को मिलकर के बनता है जीएस, और ये 22 सब्जेक्ट आज जान लीजिए। बार बार फिर आगे हम टॉपिक चलते हैं, राष्ट्रीय विद्रोह से शुरू करेंगे सीधे सीधे मुद्दे से। यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं तो एक आपका है नॉर्मल जीएस, जो आपके माता पिता पढ़ के बड़े हुए, आप भी पढ़ के बड़े हुए। और एक आता है एडवांस जीएस। नॉर्मल जीएस को करंट टाइम में हम स्टैटिक बोलते हैं और इसे हम डायनामिक बोलते हैं। ये दिल्ली की है, इस दिल्ली का शब्दावली है, दिल्ली से ये शब्दावली निकली है। सबसे पहला विषय कौन है जीएस में? ये 30% वेटेज रखता है एग्जाम में, ये 70% वेटेज है इसका। आपको तय करना है कि फोकस किस पे करना है। सबसे पहले विषय है साइंस, ये मैं बता चुका हूं, जिनको पता है वो नए विद्यार्थी ध्यान दें। विज्ञान के 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक, फिजिक्स का 8वां चैप्टर हाई स्कूल का है, सोलर सिस्टम, सौर्य मंडल, बन गया ज्योग्राफी। पेट के लिए अगर बात करें, साइंस में हमें पढ़ना है तो फोकस करना है सिर्फ इस पर, डिजीज पर, विटामिन पर, मानव शरीर पर, कुछ पॉइंट्स पर। एनटीपीसी दे रहे हैं आप तो इसको फोकस करेंगे, एनटीपीसी वाले जो हैं।
फैक्ट वाले ऊपर फोकस बहुत कम करेंगे, मात्रक उन पर कर लेंगे, केमिस्ट्री कुछ फॉर्मूले हैं उस पर कर लेंगे। ज्योग्राफी, जमीन, जमीन हमारे पास दो प्रकार की पढ़नी पड़ती है, एक अपनी जमीन, एक पड़ोसी की जमीन, यानी इंडिया की जमीन और वर्ल्ड की जमीन। हाँ, पड़ोसी मतलब दूसरे पढ़नी पड़ती भाई ना। जमीन है तो जमीन के लिए लड़ाई भी होगी, लड़ाई होगी तो क्या होगा, वो इतिहास होगा। लड़ाई भी तीन प्रकार की होती है, एक बाबा की होती है, एक पापा की होती है, एक हमारी होती है। मिडवल मॉडर्न है ना, एंशिएंट मॉडर्न। जब लड़ाई होगी तो लड़ाई को हम जीतने के लिए राजनीति का प्रयोग करेंगे, राजनीति करेंगे, और राजनीति करके हम लड़ाई जीत जाएंगे, और जीतते ही हमारी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। यहां से 30% क्वेश्चन वेटेज रखता है। अगर हम सारा यहां से कर देंगे तो जो आर्ट साइड के बच्चे हैं और जो साइंस साइड के बच्चे हैं वो ज्यादा बाजी मार ले जाएंगे। तो ये बीकॉम वाले, बीटेक वाले, एमटेक वाले बेचारे कहाँ जाएंगे, धोखा हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ से 30% है, क्योंकि मान लो अगर इसमें से हम आर्ट रखें तो आर्ट में देखो ये 4 सब्जेक्ट तो आर्ट वाले के हैं, ये साइंस वालों का है, काम खत्म। तुम सब कौन वाले हो, आर्ट साइड वाले, सब लोग आर्ट साइड वाले, साइंस वाले। कॉमर्स कौन भैया, देखो भाई का ध्यान रखना पड़ा मुझे, ठीक है, नहीं तो बेचारा कहाँ जाएगा ना। तुम सब बहुत चालू हो, मानसी तो उसमें और तेज है ना। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो साइंस है अब ये अपडेट वर्जन में आ चुकी है, लेटेस्ट फॉर्म में, जो नए फॉर्म में आई है। एक आया है तुम्हारा अप्लाइड साइंस, ठीक है, अप्लाइड साइंस प्रयोगात्मक विज्ञान। एक तुम्हारा आया है साइंस टेक्नोलॉजी, प्रयोगात्मक विज्ञान जो हम प्रयोग में विज्ञान ला रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन पूछेगा। टेक्नोलॉजी वाले में जो करंट की टेक्नोलॉजी है, हो सकता है पुरानी पूछ ले, इसमें पूरा करंट अफेयर रहेगा, टोटल करंट अफेयर। ये जो पूरा टॉपिक देख रहे हैं आप, ये पूरा टॉपिक वास्तव में कहा जाए तो करंट अफेयर है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर जैसे भी ऑपरेशन सिंदूर बहुत चला, तुम लोगों ने एकदम याद कर डाला है, ऑपरेशन सिंदूर के बजाय वो पूछ ले ऑपरेशन राहत मेघ का संबंध किससे है, तुम लोग ढेर, क्योंकि तुम जाओगे सिंदूर लेकर के, वो पूछ लेगा कुछ और, ठीक है, क्योंकि रगों में खून दौड़ रहा है ना, अब तो खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, ठीक है। चलिए अगली बात है, जो ज्योग्राफी है ये बन चुकी है आपकी एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर बन चुकी है, प्लस एक और विषय इन्होंने बना दिया है, ईवीएस, इन्वायरमेंट साइंस। ईवीएस के क्वेश्चंस निकाल के देंगे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड करके, ठीक है। जैसे कहें आपसे कृत्रिम वर्षा, ये किसका प्रश्न आ जाएगा, ईवीएस में आया ना। या हम कहें बारिश को रोकने, अगर बारिश होने वाली उसको किस प्रकार से रोका सकता है, पहली बार ये प्रयोग कब किया गया था, मतलब बारिश होने वाली, मौसम बादल लग रहे हैं, लगता है बारिश होगी, मैच नहीं हो पाएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी मारे बादल गायब, धूप जादू है। अरे कौन सी टेक्नोलॉजी, ये तुम्हें बताना, ये तुम्हें पढ़ना है। 2008 में ये पहली बार टेक्नोलॉजी आई थी, चीन बीजिंग ओलंपिक में इसको इस्तेमाल किया था। जैसे कृत्रिम वर्षा होती है वैसे ही वर्षा को रोका जा सकता है, क्लाउड सीडिंग, याद आया कुछ ऐसे ही। ईवीएस वहां का है। फिर यहाँ पे देखो ये जो हिस्ट्री है सबसे ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे चल रही इस समय, आर्ट कल्चर, आर्ट प्लस कल्चर। ये हर पेपर में एक बहुत बड़ा, अगर आईएएस पीसीएस में देखा जाए, सिविल में तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये, पूरा एक अलग किताबें इसकी आ गई हैं अलग से, ठीक है। फिर आर्ट कल्चर के बाद अगर देखा जाए, एक विषय इसी में से निकल के आया, विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में वो इतिहास मत पढ़िएगा फ्रांस, रूस, जर्मनी, ये इतिहास करंट का रहेगा। जैसे कि कहा जाएगा नाटो संगठन पूछ ले आपसे, गद्दाफी पूछ ले आपसे, बगदादी पूछ ले आपने, या लीबिया का तानाशाह पूछ ले भी, या एक आपने सुना होगा सद्दाम हुसैन, नाम जानते हैं सद्दाम हुसैन का, नहीं सुने होंगे आप लोग। आप लोग 2005 के पैदा वाले हैं क्या, 2005 के बाद हैं, पहले वाले हैं, 2000 वाले, 2000 के बाद आए हैं ना सब लोग, ठीक, तभी है वो, हो जाएगा धीरे धीरे, आ जाएंगे आप लोग। इसीलिए पेपर में चीजें ज्यादा पूछी, ज्यादा पुरानी नहीं की जा रही है बच्चे, ताकि 25 से 30 साल पहले चीजें रखी जाए, वही इनको बहुत जरूरी है। पॉलिटी क्या है, गवर्नमेंट्स के प्लान है, गवर्नमेंट्स के प्लान, गवर्नमेंट्स की योजनाएं,
इकोनॉमी आपका सर्वे इकोनॉमी है। सर्वे इकोनॉमी मतलब करंट की इकोनॉमी आपको पढ़नी है। कुछ विषय और इन्होंने ऐड कर दिया है। पेट में सबसे पहले आप यूपी पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल में पहला क्वेश्चन बता दें अगर आप, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? सोनभद्र, बताओ मेरे। हैं? नहीं दोस्त, जिला गाजियाबाद का नाम सुना है? यूपी का प्रवेश द्वार है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। यूपी के बाद एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर, क्योंकि आपको पेट भरते समय शायद पूछे ट्रिपल सी, या मान लीजिए कोई फॉर्म आएगा लेखपाल और ट्रिपल सी मांगते हैं, देखा ना लेखपाल वाले में, लेखपाल की फॉर्म आएंगे जब पेट पास किए रहेंगे तो लेखपाल भर पाएंगे। उसमें भी डालते हैं कि आप पेट क्वालिफाई हो प्लस आपको ट्रिपल सी भारत संस्थान यानी नीट के द्वारा किया गया हो, ट्रिपल एन के द्वारा आपने किया हो। कंप्यूटर के बाद एक विषय आपका आएगा जी के, जनरल नॉलेज। जैसे कहा जाए बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, हवाई महल किसने बनवाया, सात अजूबों में सात अजूबों की सूची मिलान करें। ठीक है, ऐसे प्रश्न। फिर एक आपका टॉपिक आपका यहां से आता है डेज, दिवस। कल कौन सा दिवस था, के अलावा क्या था, आज क्या है? आज क्या है? 6 जून। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है। 6 जून 1984 इंदिरा गांधी ने आज के दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया था, समझ गए। और कल जो पर्यावरण दिवस था वो तो अच्छी बात है, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बर्थडे भी था, है ना। कल राम मंदिर में देखा नहीं, और नई मूर्तियां लगाई गई हैं ना, उनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको इतने पढ़ने हैं। ठीक, अगर इन सब की बात करें तो वो दिखाएगा, कहेगा साइंस का 5 नंबर, इसका वो 5 नंबर, सबका 5 नंबर दिखाएगा। ये 5 क्वेश्चन सिलेबस में, वो कुल मिलाकर के अगर 50 क्वेश्चन दे रहा है तो यहाँ 10 विषय आ रहे हैं, इन्हीं 10 को उठा के वो बता दे रहा है 5 क्वेश्चन। लेकिन 5 ज्योग्राफी मतलब वो वर्ल्ड और इंडियन मिला करके 5 क्वेश्चन बता रहा है। इधर से भी चीजों को लेके आएगा वो, करंट अफेयर कंप्यूटर मिला करके। ठीक है, तो अब तुम्हें तय करना है कि तुम कैसे पढ़ोगे। हम फिर पढ़ाएंगे, आप फिर याद नहीं करेंगे। भैया आप लोग नए हैं ना भैया, आप भी इन्हीं के रंग में रंग जाएंगे, क्योंकि ये पुराने मछलियां तालाब को गंदा करेंगे जरूर। ठीक है, याद नहीं करते ये लोग भैया, अब याद करेंगे। सुना आपने भैया, अभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए ना। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे भैया। इन लोगों ने भैया नोट करना है, चलो भाई जल्दी करो। इन लोग का भरोसा मुझे बिल्कुल 1% रत्ती भर नहीं है। सुबह की बैच को पढ़ाते पढ़ाते मैं अब इतिहास में पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं जान रहा हूं कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं। पानी भैया घर पीने वाला है ना ये, पता नहीं फ्रिज के उसका एसी वाला तो पानी नहीं है ना। क्या कह रही राधिका, क्या कह रही है बेटा? साला कहीं कोरोना ना हो गया तो रहे। सर जी कहे नए बच्चे आए हैं, बेचारे नए तो हमको सिर्फ 4 ही दिख रहे हैं। हैं, बाकी सब पता है ना, शैतानी की शक्ल दिख रही है, शैतान ही सब बैठे हैं। ये तो भैया जिंदा है, बहुत बड़ी बात है ना, याद है आपको? चलो तो शुरुआत करते हैं हम लोग। थैंक यू दोस्त। चलो आधुनिक भारत, सबसे पहले मॉडर्न इंडिया पे चलते हैं। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत कब से कब तक माना जाता है? आधुनिक भारत की बात करिए तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें 1857 की क्रांति ही पढ़नी है, और बस इसी को लेके चलना है। ठीक, यहां से अगर देखा जाए तो ये क्या चलता हमारा आएगा 1947 तक। लेकिन हमने एसएससी सुबह हमने इन लोगों को पढ़ाया, इन लोगों को बताया है कि आधुनिक भारत की अगर बात करें तो आधुनिक भारत की जो शुरुआत होती है वो 1707 से ही, जब औरंगजेब की मौत होती है तो वहां से यहां तक माना जाता है। ठीक,
वो एसएससी का लेवल है, तो वो हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ ऊपर वाले का ध्यान रखना है कि इसका और हमें कोई का ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, डालिए आधुनिक भारत में लिखना शुरू करिए। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का समय काल, टेन्योर, कार्यकाल, ठीक है, 1857, 1857 से 1857 से 1857 से 1947, 1947 तक रखा गया है। जिसमें सबसे पहला, जिसमें सबसे पहला इतिहास कालखंड, इतिहास कालखंड राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक, अब इसमें हम पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले राष्ट्रीय विद्रोह, क्योंकि यही शुरू हो रहा है और यहीं से राष्ट्रीय विद्रोह हमारा है भी। तो डालिए हेडिंग राष्ट्रीय विद्रोह या राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय विद्रोह या राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के तीन प्रमुख कारण थे, तीन प्रमुख, तीन मेन रीजन, यानी 3 मेन रीजन ऑफ राष्ट्रीय विद्रोह के 3 प्रमुख कारण थे। पहला धार्मिक कारण, पहला कारण क्या है, धार्मिक, रिलीजन, धार्मिक कारण। ठीक, इसकी हम कहानी सुनते हैं फिर इसमें लिखना शुरू करेंगे। धार्मिक कारण, पहला कारण, 3 को हम लिखेंगे, तो जो पहला आया है धार्मिक कारण, तो हम उसको पहले पढ़ करके उसी को हम समझाते हैं। पहले धार्मिक कारण में आप क्या समझते हो, आप बताओ। धार्मिक कारण उस समय क्या ऐसा रहा जो धार्मिक कारण लगता है कि आपको विद्रोह हुआ? धर्म को लेकर, जैसे कौन सी लड़ाई? हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ दोस्त बोलो। और सोचो उस जमाने के हिसाब से, सोचो कि उस जमाने में ऐसा जो विद्रोह हमारे पूर्वजों ने किया, क्योंकि जब ये विद्रोह हो रहा है तो ना गांधी जी हैं, ना अम्बेडकर हैं, ना सुभाष चंद्र बोस हैं, ना ही नेहरू हैं, कोई बड़ा नेता नहीं है जिसने हमको आजादी दिलाई। वो लोग अभी पैदा तक नहीं हुए। गांधी जी 10 साल बाद पैदा होंगे इसके आंदोलन। कभी गांधी जी की कुछ कहानी कुछ पता नहीं है अभी। तो हो क्या रहा है ऐसा, रीजन क्या है? रीजन जैसे कि बताया आप लोगों ने, पहला धार्मिक कारण में अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि जो ये कारण कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन, ईसाई लोगों ने कभी फोर्स ही नहीं किया था। ईसाई धर्म के लोगों ने अगर फोर्स किया होता इस्लाम के तरीके, तो भारत शायद ईसाई बन गया था पूरा पूरा। इन लोगों ने सिर्फ यहाँ की महिलाओं का शोषण किया। इनसे जो बच्चे पैदा हुए उन्हें हम आंग्ल भारतीय कहते हैं, आज भी हमारे पास है। इन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन भारत के अगर इस राज्य को देखें आप, आधुनिक भारत की शुरुआत अगर कर रहे हैं हम, तो अगर यहाँ पे एक राज्य है जो केरल, केरल में अगर बात करें तो केरल एक छोटा सा राज्य है यहाँ की। जैसे ऊपर यहाँ पे अगर देखें तो ये तो भाई कर्नाटका है, ये गोवा है, महाराष्ट्र आ गया आपका। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो गोवा राज्य है ये, और ये केरल राज्य, इन दो राज्यों में देखें करंट टाइम में ईसाई सबसे ज्यादा है ना। रीजन, यहाँ का रीजन ये समझना, यहाँ किसी को उन्होंने फोर्सफुली फोर्स नहीं किया था। ये दोनों क्षेत्र देखा जाए तो पुर्तगालियों के कब्जे में है। पुर्तगाली जानते हैं? हाँ, जो पुर्तगाली हैं वो पुर्तगाली कौन, जो सबसे पहले आए थे पुर्तगालीज, 1498 में पुर्तगाली जो है भारत में आए ना, वास्को डी गामा, हमें याद है ना। तो पुर्तगालियों ने जहां निवास किया वहां की महिलाओं से वैवाहिक संबंध बनाए और उनसे गृहस्थ जीवन की शुरुआत की, यानी फैमिली बनाई अपनी। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। ये बात जानते थे कि भारत पुरुष प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पे अगर कहें तो
पुरुषों की चलती है, मैन की चलती है, वुमेन्स की नहीं चलती है। तो जो यहाँ पे मेल जेंडर का जो धर्म होगा वही फीमेल जेंडर से पैदा होने वाले बच्चे का भी हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ रही ना? भाई हम लोगों में अगर देखा जाए, अगर अभी माता पिता या हम लोग अभी लव मैरिज कर लें किसी से, और हम अगर ब्राह्मण में या पंडित में ठाकुर में किसी में है और हमने किसी और से कर लिया, या हम यादव हैं नीची जाति में हैं ऊंची जाति के महिला से कर लें, तो चलेगा तो मेरे वंश का नाम ही चलेगा, महिला के वंश का नाम नहीं चलेगा। रियल है ना? तो ये चीज उन लोगों को भली भांति पता थी, तो लोगों ने यहाँ पे फैमिली को एज अ बसाने का अधिकार दे रखा था पुर्तगाली में, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया था। तो ये धर्म की बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। सबसे बड़ा जो अच्छा कारण था वो था गाय सुअर की चर्बी, कारतूस वाली। ठीक, अगर अंग्रेजों को जरा सी भनक लगती ना कि ये हमारी गलती हम पर भारी पड़ जाएगी, तो वो कभी ऐसा काम करते ना। लेकिन आपको मैंने पढ़ाया है, जो पुराने बच्चे नहीं जानते हैं, नए वाले नहीं जानते हैं, 1770 में जब अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने जब, यानी तो भारत में बहुत पहले आ चुके हैं, लेकिन 2 युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। कौन सा युद्ध? 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध, याद है ना? इन दोनों युद्धों के जीतने के बाद इनके मन में उत्साह ज्यादा बढ़ गया। तो ये क्या कर रहे हैं कि अब 1770 में एक्ट ला रहे हैं, एक एक्ट ला रहे हैं जिसे आपने, मैंने कहा था कि बैंक, भारत में बैंक खोली जाएगी। बीकॉम वाले भैया आपको पता होगा भारत का पहला बैंक कब खोला गया था? 1770 में। कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पढ़े होंगे आप शायद। ठीक है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला खोला गया। इसी साल इन लोगों ने मांस की मंडी यहाँ पे, मानी कि शेल्टर हाउस खोले, कतल खाने मांस। मांस में क्या है, ये लोग आ रहे हैं भाई, तो ये लोग जाहिर सी बात है, गाय ठंडे प्रदेशों में बड़े जानवर है, तो बड़ा जानवर अगर नहीं कि छोटे छोटे जानवर को मारने से अच्छा है बड़े जानवर को मारा जाए ताकि सब लोग मिलकर खाएं। ठीक है, जैसे अभी देखो कल कुर्बानी है, पता ही है आपको, ये परंपरा इसी से चली आएगी, बाद में भी जैसे 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 शिक्षित वर्ग होगा वैसे इससे दूर हो जाएगा। हिंदू धर्म में भी पहले बलि प्रथा थी, अब हिंदू धर्म में कितने घरों में बलि प्रथा रह गई है? ना के बराबर। बलि प्रथा है तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया जायफल पर या नारियल पर कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही कुछ दिनों में इस्लाम धर्म की भी प्रथा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, जब शिक्षित हो जाएंगे। अभी हम कह रहे हैं तो विरोध कर रहे हैं, अभी हम लोग नहीं कह रहे हैं, धीरे धीरे वो भी लुप्त हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे शिक्षित वर्ग होगा तो वो धीरे धीरे कहेगा नहीं यार, अब हम जो है, अब गाँव में मम्मी देखो तो वो चढ़ाती हैं, जब पूजा होता है तो चावल का बनाती हैं, भेड़ बकरी चावल के बनाती हैं। वो एक कोई पर्व आता है, उस पर कहते हैं हाँ काटो भैया, चाकू से फर्जी काटना पड़ता है, हम कहे हाँ बली हो गई। ठीक है, जैसे तक गुड्डी गुड़िया का खेल चल रहा है। हाँ, एक पर्व पता नहीं क्या होता है। हाँ हाँ, कुछ होता है आज, तो जैसे आज क्या नाम होगा, वो एकादशी है ना, निराजल एकादशी है, तो कुछ उसमें भी ऐसे कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं धार्मिक चीजों में। चलो, तो जब मांस खाते थे ये लोग बड़े जानवर का, और इंडिया में मांस पहले से खाया जा रहा है सुअर का। सुअर का मांस हम मुगलों से बचने के लिए खा रहे हैं, मुसलमानों से अपनी रक्षा के लिए खा रहे हैं। मुसलमान सुअर को हराम मानते हैं, छूते नहीं, नाम तक नहीं लेते। इनको अगर अपने घर में हम बलि के नाम पे चढ़ाएंगे तो हमारे घर वो नहीं अटैक करने आएंगे, ना ही हमारे घर की बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे। इसलिए हम इसको अपने धर्म में जानबूझ कर लाएंगे, मुसलमानों से बचने के लिए। ठीक, तो ये खा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा एक जानवर है। और मांस में अगर कहें तो गाय और भैंस, ठीक है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि गाय और भैंस जो है, अगर हम कहें तो ये मुसलमानों ने काटना नहीं शुरू किया था। क्योंकि आप इतिहास पढ़ डालिए ना, औरंगजेब में पढ़ेंगे आप, सबसे कट्टर शासक औरंगजेब है मुसलमानों में। फिरोज शाह, उसको पढ़ डालिए आप, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ जाइए, सबसे कट्टर ये लोग मुस्लिम शासकों में है। इन लोगों ने कहीं किताब में लिखे हैं कि इन्होंने गाय और भैंस कटवाए? कहीं नहीं है। बल्कि ये मिलेगा तुमको कि जहांगीर ने मांस पर प्रतिबंध लगाया, ये मिलेगा, लेकिन किसके मांस पे लगाया था, कौन सा कत्ल खाना था, ये कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अंग्रेज यूरोप प्रदेश के ठंडे निवासी हैं, यानी इंग्लैंड से आए, ठंडा प्रदेश है, वहां का तापमान है -40 डिग्री। तो -40 डिग्री तापमान है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की जनता अनाज नहीं पैदा कर सकती है। यहाँ की जनता किस पर निर्भर है? मांस। ठीक, जैसे KFC जहां का है, अगर KFC का कभी पढ़ें आप गूगल पे डाल करके, तो KFC यूरोप की कंपनी है, वहां के लोग मांस पर ही निर्भर हैं भाई, जाहिर सी बात है खाएंगे। तो मांस खाना शुरू किया उन लोगों ने, लेकिन जब इंडिया में जब आए वो लोग, तो जब अभी तक तो खा रहे हैं, यहां से खा रहे हैं, और यहां तक का समय देख लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अब अंग्रेजों को समझ में आ चुका है, बहुत सी साइंटिफिक जो है जिसे कहते हैं क्रांतियां भी हुई हैं, वैज्ञानिक क्रांतियां, उसमें ये मालूम चला है कि चर्बी का सेवन नहीं करना है, रेड मीट नहीं खाना है। अभी देख रहे ना आप, अभी जितने शुगर पेशेंट हैं, जितने भी हैं बीपी वाले मरीज, जिनको डॉक्टर पहले मना करता है कि रेड मीट नहीं खाएंगे, आप व्हाइट मीट खाएंगे। व्हाइट मीट मतलब चिकन खा सकते हैं आप, सिर्फ मछली खा सकते हैं, दो चीज खा सकते हैं तो आप सेहतमंद रहेंगे। तो अब ये इतने बड़े जानवर हैं कि सुअर में कम से कम देखा जाए तो 6 इंच के आसपास चर्बी की लेयर मोटी होती है। इनके पास भी इतनी मोटी मोटी चर्बी की लेयर होती है। मांस नीचे होता है, अंदर होता है, खाल के अंदर, ऊपर खाल के ऊपर चर्बी, चर्बी के अंदर फिर मांस, क्योंकि इन लोग को ठंडी से बचाता यही है। देखो ये लोग भैंस हमेशा, अभी देखो जिसे कहते हैं गांव में ना, क्या होता है, कहते हैं तालाब में घूम रही होगी तो भाषा में कहते हैं मड़िया मार रही है, लौट रही होगी, है ना, गांव कीचड़ में, तो वो पक्का है अपने आप को ठंडा करने के लिए, क्योंकि चर्बी वाला ये जानवर है। सुअर भी चर्बी में लेटा रहेगा, पानी में कीचड़ में लेटा रहेगा, ठीक। तो चर्बी खानी नहीं, चर्बी बचानी है, चर्बी निकाल देना है, रेड रेड मीट खा लेना है। तो चर्बी कहाँ जाएगी? तो चर्बी को ये लोग पिघलाएंगे, पिघला करके, उस जमाने में पॉलिथीन का आविष्कार अभी नहीं हुआ है, अभी पॉलिथीन कहीं नहीं आया, यहाँ पे पॉलिथीन है ही नहीं, प्लास्टिक नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब इस चर्बी को जब पिघला करके हम फैला देंगे लकड़ी पर या किसी चीज पर, तो सूख करके एक पतली चमड़ी बन जाएगी, और जब पतली झिल्ली बन जाएगी तो उस झिल्ली में, जैसे मान के चलो ये बंदूक है, गोली है, तो इस गोली को हम रैप करेंगे, खोखे सहित लगा करके इसको उसी में लपेट करके जब चर्बी को छोड़ देंगे। अब ये सूख जाएगा तो चर्बी और चपक जाएगी, जाहिर सी बात है, इसको चपक जाएगी तो इसलिए हो जाएगी कि कल को भैया जब ये गोली, अगर मान लीजिए वर्षा ऋतु आएगी, कोहरा आएगा, पानी आएगी, तो ये नमी ना होने पाए, इसके अंदर सिमसने ना पाए गोली को, यानी कि भीगने ना पाए। जब हमें फायर करना होगा तो हम छीलेंगे, इधर से फाड़ेंगे, इसको बंदूक में डालेंगे, रॉयल एनफील्ड नई बंदूक आई है, लोड करेंगे और फिर फायर करेंगे, काम खत्म। ऐसा भी शादी ब्याह में देखो, तुम्हारे यहाँ भी शादी ब्याह अभी करो, जैसे भी मान के चलो अभी अगले महीने से तो मुहर्रम शुरू हो जाएगा, तो मुसलमानों के सहाले के दिन शुरू हो जाएंगे, अभी उनके यहाँ खरवास चल रहा है, ठीक है। तो जब शादी ब्याह तुम्हारा कभी भी रखा जाए, तो जो पटाखे फोड़ने वाले हैं, आतिशबाजी करने वाले आते हैं, उनकी आतिशबाजी देखिए दाग फायर होती रहती है, वो लोग सेफ जगह रखते होंगे ना, ताकि सिमस ना जाए, बचा के रखते होंगे ना। तुम बोल सकते भैया एक को मिस नहीं हो चाहिए, बता रहे हैं जो 12 राउंड मारे, एक को मिस नहीं चाहिए, 12 दाएं दाएं दगे चाहिए, गांव पहुंचते पहले बवाल चाहिए, मालूम चला कि फलाने जगह से बारात आ गई है ना। ठीक, तो ये सब जो है, ये सब एक रियलिटी घटना है। अब जब ये कर दिया जाएगा तो एक समय आएगा, एक दिन आएगा, और दिन कैसा होगा? वो 29 मार्च का दिन होगा, 29 मार्च का ये दिन है। अब देखो तुम लोग अगर अच्छी क्लास और अट्रैक्ट करना चाहो तो 29 मार्च 1857 का दिन है, और कैलेंडर के अनुसार इसको निकाल लो, प्रैक्टिस भी तुम्हारी हो जाएगी और तुमको एक जानकारी मिल जाएगी कौन सा दिन था, ठीक। हमने निकालना होगा नहीं है, लेकिन तुम्हें बता रहे हैं कि कैसे उल्लू बनाते हैं, कैसे बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं अपने, और अध्यापक, कोई बड़ी बात अब थोड़ी ना है। कैलेंडर से निकाल लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए, अध्यापक लेक्चर दे रहे हैं, जैसे महिम चल रहा है लेक्चर, अब बोल दो भैया 29 मार्च 1857 को मंगलवार के दिन मंगल पांडे ने विद्रोह किया, तो अब कितना जो अगला सुने अरे सर जी यार दिन भी बता रहे हैं, बहुत जानकार आदमी है ये, इन्हें जान रहे हैं, टोपा बना रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो होता क्या है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, ये 34वीं बटालियन के मेंबर हैं। कौन? 34वीं, इनकी सेना का नाम है निफ्टी, निफ्टी 34वीं निफ्टी बटालियन के सदस्य हैं। ये हुगली से नहा धो करके, स्नान घाट पूजा पाठ करके, साइकिल से अपनी बटालियन की ओर आ रहे हैं। थोड़ी देर इनको बाद प्यास लग जाती है, तो सोचते हैं कोई मिल जाए तो हम किसी से पानी मांग लें। तो देखते हैं कि राहगीर से एक आदमी उधर से आ रहा है, कौन? मछुआरा, है ना, एक मल्लाह मछुआरा आ रहा है। मंगल पांडे उसको रोकते हैं, मराठी भाषा में थांबा थांबा बोलते हैं, वो रुकता है। पानी की बात करते हैं तो कहता है हाँ साहब है पानी। भाई ये वर्दी में है, वो आम आदमी वैसे देख के डर जाता है। आज के जमाने में वर्दी छोड़ो, गाड़ी लेके पुलिस के निकल जाओ, लिखवा के तो आधा आदमी अरे साहब कहाँ पोस्टिंग है, ठीक है। हाँ हमारे साथ ऐसा हो जाता है, तो भाई क्या बात है, लगता है बाल भी कटा लो, लगता है कि फौज का आदमी है। तो चलो भाई ठीक है, मंगल पांडे उसे पानी मांगते हो, कहता है ठीक है पानी। तो वो पानी अपना मशक निकालता है, एक यहाँ शब्द है मशक, मशक कली, मशक कली नहीं, सिर्फ मशक, नहीं तो तुम गाना गरुड़ मशक कली है, कोई भरोसा नहीं तुम लोग का, कहोगे जी मशक पढ़ा रहे हैं। तो ये मशक जो है, ये
रेगिस्तान में जो चरवाहे होते हैं, ऊंट चराते हैं, वो अपने पानी के स्टोर जो करते हैं थर्मस को मशक बोलते हैं। चमड़े का बनता है ये, मरे जानवर के चमड़े। चमड़े का आज दो चलन में है, एक मशक चलन में है और एक धौकनी। ये दो चीज आज भी चलन में है। एक और चलन में है लेकिन बहुत से लोग उसको अवॉइड करते हैं। अगर आपके यहाँ मशीन वाला पाइप वाला नल है, हैंड पाइप वाला, तो उसमें जो वॉर्सल लगता है वो चमड़े का। अब तो प्लास्टिक का आ गया है। हाँ प्लास्टिक का आ गया है। हैंड पाइप में जो होता है, हैंड पंप के अंदर एक वॉर्सल लगा होता है जो जाता नहीं ऊपर, पंपिंग का काम करता है। क्योंकि एक बार हैंडल उठाते हैं आप, जब हैंडल मारते हैं तो मुंह से निकलता है कुछ पानी, कुछ एक लिमिट में पानी निकलता है। यही है दिल का काम। एक बार दिल ऊपर के लब, एक बार डब, ढक कर 70 ml खून फेंके। ठीक है, हाँ पिचकारी में मारो छाए छाए, ठीक, पिचकारी देखे नहीं, एक बार दबाएं फिर छोड़ें तो फच से निकले। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट वही वाला है। तुम लोग मजा ले रहे हो यार, इतने अच्छे से बता रहे हो, तुम लोग तफरी कर रहे हो। ये जा रहा है कि वहीं हंसाएगी, ये हंसाती रहती है। एक तो वो इधर बैठी है और तुम भी संजीव, तुम भी इनके साथ में घुल मिल जा रहे हो। तो अब होता क्या है, जैसे वो पानी बेचारा निकाल के पिलाता है, अच्छा काम करता है। मंगल पांडे चुल्लू बनाए हैं और पीने जा रहे हैं, तब तक इनकी नजर ऊपर पड़ती है। मंगल पांडे पर पानी छोड़ के भड़क पड़ते हैं, गुस्सा गए, तुम रही ऐसी तैसी साले, तो हम पंडित हमारा धर्म भरभट कर रहे हो, हमका चमड़े के पानी में पानी पिला रहे हो। और मार उल्टा सीधा बोलने लगे। अच्छा वो जो बैठा रहा, वो जो भाई साहब मशक जो पानी पिला रहा है मल्ला, वो थोड़ी देर बर्दाश्त है, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा भाई। और वो भी बोल पड़ा, साहेब हम आपको चमड़े के थैले में पिला रहे हैं पानी, तो आपका धर्म भरभट हो रहा है। वहां जो गाय सुअर की चर्बी खींचते हैं दांत से, जब भरते हैं गोली मारते तब नहीं धर्म भरभट होता है। तो काबूल उसने कह दिया, ठीक कहा ना, जवाब बराबर दिया। ठीक है, अच्छा जब बराबर जवाब दिया, अब यही देखो, यही तुलना है। यही तुलना में जैसे कुछ मंदिरों में देखिए आप, जगह जाए से पूरी जगन्नाथ मंदिर, इसलिए वहां के मंदिरों में जाने के लिए आपके बेल्ट वेल्ट यानी कि वहां का कॉस्ट्यूम पहन के जाएंगे आप। बेल्ट पर्स निकाल दीजिए, ये चमड़े के बने पर्स, पता नहीं किस जानवर के चमड़े का बना हुआ है। ठीक, कुछ जगहों पर प्रवेश वर्जित कर देते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन प्राचीन काल में कुएं के बाद जब ये हैंडपाइप आया है, तब से सभी जातियों के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने चमड़े के बने वार्सल से पानी पिया है। ये ना कहे कि हम कोई शुद्ध हैं। प्लास्टिक तो बाद में आई ना भाई, प्लास्टिक का तो बाद में आविष्कार हुआ। तो जो सरकारी हैंडपाइप लगता था चापा कलर वाला, गांव में जब छोटे लोग ऊपर से मार झूल झूल चलाते थे, उसमें याद है, वही में झूल जाते थे, लटक जाते थे दुबले पतले लोग। तो वो जो हैंडपाइप है उसमें यही लगा हुआ था। हाँ, जैसे वो राधिका बचपन में रही होगी तो लूट झूल जाते हुए, पापा चलाएं, चलाओ बेटा, ठीक है, लटकी है उसी पे। दुबले पतले लोग ऐसे ही तो है, हड्डी ढांचा, फिर अच्छा रुको बेटा हम चला रहे हैं। ठीक, ऐसे ही होता है। तो अब क्या होता है, मंगल पांडे को ये बात बहुत बुरी लगती है। कहते तुम क्या बात करके ना अपने अधिकारियों से पूछ लीजिएगा। मंगल पांडे गुस्से में आते हैं, तुरंत अपने बटालियन पहुंचते हैं। बटालियन में अपने अधिकारी, दो लोग अधिकारी हैं, एक का नाम है लेफ्टिनेंट ह्यूज और एक का नाम लेफ्टिनेंट बाग। पूछते हैं कि सर फला फला बात है, ऐसी मैंने बात सुनी, क्या सही है? वो कहते हैं यस इट इज राइट, जैसे कहीं राइट वैसे लोड की मारी धा है। ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग तुरंत ढेर। लेफ्टिनेंट ह्यूज थोड़ा जख्मी वख्मी हो गए, कुछ दिन बाद तक रहेंगे। यही ह्यूज जो है रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई में हराएंगे। रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ने जाएंगी झांसी से, तो झांसी से विद्रोह को दमन यही करेंगे। और फिर एक बार कथन कहेगा कि जितने क्रांतिकारी 1857 में हैं, इन सभी में एकमात्र मर्द अगर कोई था तो वो लक्ष्मीबाई थी। ये बात बोलेंगे, कालपिन समाधि पे ये बात कही जाएगी, ये आज कथन है भी। अब मंगल पांडे ने जैसे ही गोली से उड़ा दिया, आवाज सुने गोली के फायर से सब लोग भाई हड़कंप मच जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इनकी बटालियन के लोग भी आ जाएंगे। तो एक टुकड़ी में उस समय 100 लोग हुआ करते थे, अभी भी है 100 लोग टुकड़ी में है। जैसे अभी आप निकलिए लखनऊ के, जैसे पीएससी वाहिनी और जाइए तो लिखा 35वीं वाहिनी, यानी कि 35वीं वाहिनी पीएससी का मुख्यालय ये है। 36वीं वाहिनी, 33वीं वाहिनी, सबका यह वाहिनी का नाम है। तो एक वाहिनी में कितने समूह है वो अपनी अपनी उस जमाने की बात है। ये अपनी इनकी उपलब्धि के 100 रख रहे हैं, 36 वाले पता नहीं कितने रख रहे हैं। जैसे पहले महाभारत में अक्षुणी चलती थी, एक अक्षुणी सेना चलता था ना, तो ये कोडवर्ड है, कितने उसमें रहेंगे पर ये उनकी खुद की बात है। तो 100 में से एक मंगल पांडे हो गए, ठीक, निकाल दो 99 बच्चे। तो 99 में सभी लोग मंगल पांडे का साथ दे रहे हैं। मंगल पांडे ने चिल्ला चिल्ला के बताया कि इन लोगों ने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, गाय सुअर की चर्बी से हम उसे गंदू करा रहे हैं, हमारे चिल्ला चिल्ला बतियाए पड़े हैं। तो सब जो है मंगल पांडे के सपोर्ट में, लेकिन एक इसमें से 99 में से एक निकाल दो। ये कह रहा है इसके अंदर थोड़ा सा बहुत ज्यादा, जैसे कहता है ना कि गुलामी भरी है। तो कहता है तुम लोग गलत कर रहे हो, हम लोगों ने इनका अन्न खाया है, नमक खाया है,
हमें गद्दारी नहीं करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा सिंपत्ति हो, जैसे ये प्रवचन देगा वैसे मंगल पांडे ठाए तो गोली मार देगा, साला ये भी रहेगा तो ये साला जो है सबको और बर्बाद कर देगा, इमोशनली अत्याचार करके अपने बस में कर लेगा। जाहिर सी बात है, आप मंगल पांडे भैया विद्रोही हो चुके हैं। मंगल पांडे और सब लोग मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियां करेंगे, खूब गोलियां चलाएंगे, धीरे धीरे करके सभी इनके आदमी मारे जाएंगे, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ सरेंडर कर देंगे, मंगल पांडे भी पकड़े जाएंगे। तो मंगल पांडे जब पकड़े जाएंगे तो मंगल पांडे पर मुकदमा चलेगा, कोर्ट मार्शल, लॉ ऑफ कोर्ट मार्शल चलेगा, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाएगी। और यही फांसी देने के बाद भारत में राष्ट्रीय विद्रोह चिंगारी का रूप ले लेगा। फिर जिनके अंदर थोड़ी सी भी सुगबुगाहट थी कि हम विद्रोह करेंगे, वो रुकेगा नहीं, फिर वो मौका मौका पा जाएगा, वो फिर शुरू हो जाएगा। जैसे गांव में नहीं होता, हल्का सा एक बार बस कोई बोल दे और मन में भरा, बस हमको गरियाना शुरू कर देना, हाँ यही है, रोड जाम करे रहते, ठीक हो गया ना, विद्रोह फूट पड़ा, बस यही है। सिंपल से एग्जाम्पल समझो, ठीक। चलो अब लिखना शुरू करो। लिखिए, धार्मिक कारण, पहला कारण लिखिए, गाय सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना। गाय सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना। गाय सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना। अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा नई बंदूक, नई बंदूक रॉयल इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड में भरे जाने वाले कारतूसों को, भरे जाने वाले कारतूसों को गाय और सुअर की चर्बी से बने, से बने उसे क्या बोलेंगे, पेपर, पेपर में लपेटा जाता था। गाय और सुअर की चर्बी से बने बैग कर ले, पेपर कह लें, या चमड़ा थैला कह लें, उसमें लपेटा जाता था। आगे लिखिए अगला पॉइंट। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विरोध किया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विरोध किया। मंगल पांडे ने विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में, पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में, ये नाम याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में बैरकपुर है, बहुत लोग पूछते हैं बैरकपुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ। मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों को, मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों को, ब्रैकेट में लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट ह्यूज, लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट ह्यूज, मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों को, लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी, गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक, मंगल पांडे की फांसी ने पूरे भारत में, मंगल पांडे की फांसी ने पूरे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को हवा दे दी, यानी कि अब चिंगारी फूट पड़ी।
राष्ट्रीय आंदोलन को हवा दे दी। मंगल पांडे की फांसी, मंगल पांडे की फांसी के विरोध में तथा तथा अंग्रेजों के द्वारा लाए गए कानून, कानून डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विरोध में जो जनता मौन थी, यानी जो भारतीय मौन थे, जो जनता मौन थी वो भी उग्र हो गई। ठीक है, क्लियर? अभी बताते हैं। अब देखो यहां तक तो हमें पहला पॉइंट मिला था क्या, गाय सुअर की चर्बी वाला। ठीक है, पहला पॉइंट था गाय सुअर की चर्बी। दूसरा पॉइंट इसी में हम ऐड कर रहे हैं। गाय सुअर की चर्बी में आपने देखा, लेकिन एक धार्मिक कारण एक और भी रहेगा। जैसे अगर मैं तुम लोग से अभी कहूं कि, या तुम लोग अभी देखो अपने समाज में देखो कि ड्यूटी में जो पुलिसकर्मी आ रहे हैं, महिला कांस्टेबल आ रही हैं, पुरुष लोग आ रहे हैं, तो क्या किसी महिला को सिंदूर लगाने पर प्रतिबंध किया जा रहा है या चूड़ियां पहनने पर प्रतिबंध किया जा रहा है? एक यूनिफॉर्म में रहेंगे, लेकिन इतना नहीं कि भर भर की चूड़ियां पहन लें आप। एक कंगन बहुत है, सिंदूर भी लगा रही तो आप ठीक है, ठीक जैसा भी, लेकिन पीछे जो गेटअप आपका ड्रेस है, जो चूड़ा है, वो जूड़े को ब्लैक उसमें लगा के आप लाते हैं। तमाम चीजों का है। सिखों के लिए पगड़ी का अलग सा है, तो केसरिया पगड़ी उनके लिए है। ऐसा तो है नहीं कि भाई पगड़ी है तो उतार दीजिए आप, ऐसा तो है नहीं। केसरिया पगड़ी पहनिए, यानी कि आप खाकी रंग की पगड़ी पहनिए, खाकी पगड़ी पहन करके आइए। तो अभी हमारे पास ये सब चीजें हैं। अंग्रेजों के जमाने से चीजों में बड़ा विरोध चल रहा था, खाकी पगड़ी थी। लेकिन अगर राजस्थान गुजरात के लोग, उधर देखिए राजस्थान और गुजरात के लोग पगड़ी को अपना मान समझते हैं, है ना, पगड़ी को अपना मान समझते हैं। रुकना जरा भैया, भैया बस लाइव क्लास लेकर के बस निकल रहे हैं। हाँ भैया क्लास लेके बस निकल रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट और रुक जाइए। तो अब पगड़ी मान के चलो, जैसे राजस्थान की पगड़ी अगर कोई उतार दिया तो पगड़ी मतलब क्या हो गया, उसका भाई मान सम्मान चला गया। शादी ब्याह में देखे होंगे कि लड़की का बाप अपनी पगड़ी निकाल के दूल्हे के बाप के पैरों में रखता, भैया हमारी इज्जत आपकी इज्जत मुंह में, हट इज्जत इज्जत कुछ नहीं। ठीक है, मार के ला दे किनारे, ला पहले दहेज नहीं तो शादी नहीं। ठीक है, देख मतलब समझा करो, तुम लोग समझते नहीं हो ना, तुम लोग को एक्टिंग कर रही है, समझ गए ना, नहीं तो बदला सही लात मार रहे हैं। तो अब होता क्या है, एक वो कारण है। दूसरा कारण क्या है कि अगर हम गाय सुअर की चर्बी, ये धार्मिक असंतोष वाला कारण हो गया। और हमारे जो धार्मिक स्थल है, जैसे कि मान लीजिए पूजा पाठ करने का अधिकार हमको नहीं है, ऑन ड्यूटी है, अगर हम ये जाना चाहते हैं तो हमें अधिकार नहीं मिलेगा। अभी क्या है कि आप ड्यूटी में हैं, आप जाना चाहते हैं चले जाइए। देखिए अभी पुलिस वाले मड़ियावा थाने के पास लास्ट मंगलवार को भंडारा कर रहे थे, पुलिस वाले भंडारा कर रहे थे। क्या अधिकार उस जमाने में होगा? मतलब पुलिस वालों को धार्मिक, वैसे ये है नहीं अधिकार, जिन लोगों ने किया ये है नहीं। पुलिस रेगुलेशन एक्ट कहता है कि आपको कोई धर्म नहीं होना चाहिए, पहली बात। आपको नहीं, ये तो भाई बीजेपी का सह पा करके आप कर रहे हैं, अलग बात है, ये नहीं करना चाहिए, आज भी है ये। वरना अगर पुलिस वाले भंडारा करेंगे तो फिर जनता के समाज में क्या, पुलिस वाले हिंदू हिंदू का पक्ष लेंगे, फिर मुसलमान कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे? ठीक है, ये अधिकार इनको आज भी नहीं है, कुछ चीजों का अधिकार नहीं है। जैसे कि अभी देखिए आप नेवी में देख लीजिएगा, नेवी में चाहे कितने बड़े ब्राह्मण हो आप, चाहे कितने बड़े पंडित हो आप, ये नहीं क्या मूछ नहीं रखेंगे, मूछ आपको क्लीन सेव करना ही करना है। तुमको नहीं, हमारे बाप जिंदा है, मूछ ना चली पे, मूछ लायक मतलब बाप मर गए, वही ऐसा है, घरे जाओ। नेवी में ऐसा है, सबको क्लीन रखना पड़ रहा है। और हिंदू धर्म में मानता क्या है, जिसके पिता नहीं होते हैं वो मूछ छिलवा देता है, मूछ का अर्पण कर देता है। चुटिया रखना शान है, वहां रखियो तुम चुटिया। तो ये तो अभी भी कुछ नियम है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में बद से बदतर नियम थे, तो वो विद्रोह हुआ। अच्छा धीरे धीरे क्या हुआ, इसी को यहाँ पे, ये धार्मिक कारण था, ये है राजनैतिक कारण। ठीक है,
नैतिक करण में यहीं से हम दोनों को जोड़ेंगे, राजनैतिक और धार्मिक को जोड़ लिया जाएगा। राजनैतिक में अंग्रेजों ने एक नियम बनाया, एक अंग्रेज वायसराय आया, गवर्नर आया 1848 में, उसका नाम है डलहौजी। नाम जानते हैं ना इसका? हम लॉर्ड नहीं लिख रहे हैं भैया, ना लॉर्ड लिखेंगे ना कहेंगे, आप अंडरवुड समझ लीजिएगा। हाँ ठीक। तो डलहौजी जो है जब ये आए तो ये पढ़ करके आए थे किसको? वेलेजली को। वेलेजली ने भारत में बहुत सहायक संधियां करवाई थी, साम्राज्य विस्तार बहुत करवाए थे। इनके दिमाग में था कि मैं कैसे साम्राज्य विस्तार कराऊं, तो इन्होंने एक नियम निकाला, राज्य हड़प नीति। ठीक है, राज्य हड़प नीति। ये क्या है भैया? राज्य हड़प नीति क्या है? राज्य को हड़पना शब्द से ही लग रहा है कि राज्य को हड़प लेना है, लेकिन हड़पेगा कैसे हम? ऐसे थोड़ी ना कहेंगे तुम्हारा राज्य हम छीन ले रहे हैं, ये तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, हड़पेंगे लेकिन दिमाग से। ठीक, जैसे मान लो हमने संजीव से मित्रता कर ली, हमने कहा संजीव हम अंग्रेज हैं उस जमाने के, ये ठहरा देसी भारतीय गंवार, ठीक राजा है वहां का, ऐसा नहीं है। तो हाँ रियलिटी बता रहे, शकल देखो लगती नहीं लगती, तुम देखो देख के बताओ अभी, राजा वाली लगती, गंवार वाली शकल नहीं लगती, देखो अभी। अब मुड़ के ना देखने लग रहा, सही में राजा है यार वो, सब लोग मुड़ के देखने लगे तुम लोग यार। ठीक है, मतलब कहेंगे पढ़ो तो नहीं पढ़ते तुम लोग, देखने के बाद ही देखने लगे उसको बेचारे को। ठीक है, तो समझ लो ये राजा है। ठीक, मैंने इससे मित्रता कर ली। अब मैंने इसे कहा मिस्टर संजीव हम तुम्हारा मित्र है, दोस्त है, जैसे बोल रहा है केसरी बोल रहा है अभी, केसरी कैसे बोल रहा है? जनरल डायर। ठीक है, अच्छा हाँ, केसरी से फिल्म याद आया, केसरी फिल्म में ये क्वेश्चन बनेगा इस बार, संभवतः पेट में बनना भी चाहिए। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की पैरवी करने वाले भारतीय वकील कौन थे? ये केसरी 2 फिल्म में है, अक्षय कुमार ने उसी की भूमिका निभाई है। किसने देखी केसरी 2? देखा? झूठे देखियो, तुम झूठ बोल रहे हो, देखियो ना केसरी 2। संजीव पहला देखियो, दूसरा नहीं देखियो, दूसरा हम पूछ रहे हैं यार। दूसरा रिलीज होने के बाद निकल चुकी, सिनेमा हॉल से बाहर आ चुकी है, आज ही देखोगी, कल उत्तर बताना, ठीक है फिर। शंकरन नायर, ठीक है शंकरन नायर, ये जो है ये उस जमाने में भारतीय जो है वकील है। उसमें ये दिखाया गया, तो अब जैसे मान लीजिए हमने संजीव से बातचीत की, तो हमने संजीव से कहा कि देखो मित्र, अगर मेरी जो जहां का मैं वायसराय हूं, मेरा घर है, मेरा ये जिला है, अगर मेरे घर में वारिस कोई नहीं रहेगा, वारिस मतलब जानते हैं, जो मुझसे मेरी पत्नी से बच्चा पैदा हो वही वारिस, चाचा मामा पापा का नहीं माना जाएगा, पड़ोसी उड़ोसी का कुछ नहीं चलेगा। अगर कोई नहीं है तो तुम मेरे राज्य के स्वामी हो, तुम मेरे राज्य को देखरेख करना। और यही बात इनके लिए भी लागू होती है कि अगर तुम्हारे राज्य पे कोई नहीं होगा तो मैं देखरेख करूंगा, बराबर, कोई चीटिंग नहीं, बिल्कुल ठीक। ऐसे गधों, ऐसे उस समय भी अंग्रेज लोग करते थे, तो हम लोग करता बरोबर, दो तेरा दो मेरा, बरोबर, ठीक है। गधों इसमें चीटिंग है, देखना कैसे, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है कि मैंने संजीव से तो मित्रता करके मैंने ये इनसे प्रॉमिस कर लिया, प्रॉमिस ले लिया, दे लिया, लेकिन दूसरे अंग्रेज से मैंने कहा भाई इसके घर कोई है नहीं, ये अकेला है, एक इसका बेटा है, युद्ध में इसके बेटे को समाप्त कर दो या इसको समाप्त कर दो, फिर तो राज्य इसका हमारा है। और किसी को ये गोद लिया बेटा माना नहीं जाएगा, डॉक्टर ऑफ लैप्स, ठीक, ये रूल है। लैप्स बोली रहा ना, गोद लिया पुत्र लैप्स माना नहीं जाएगा, डॉक्टर ऑफ लैप्स, चलो ठीक है भाई। और हम अंग्रेजी में ये लिखते थे लाइन, अंग्रेजी में हमेशा फॉर्म जब भरवाते थे, साइन करते थे एग्रीमेंट, तो अंग्रेजी में फॉर्म भरवाने के बाद इनकी साइन हमारी साइन होगी। अंग्रेजी ना इनको आती है ना इनके दादा परदादा को आती है, भारतीयों को ये दिक्कत थी, ठीक है, रियलिटी है। अभी तुम बैंक में जाते हो, साइन लगा चले जाते हो, कहाँ कहाँ तुम साइन बनाओ कुछ पता नहीं, बाद में मालूम चला ये साला 2 रुपया कैसे काट लिया। ठीक है, वो मालूम चला अच्छा मैंने इंश्योरेंस पे टिक कर दिया था। होता है कि नहीं होता है, मैंने चेकबुक भर दिया है, चेकबुक कभी कभी कट रहा है, तो आप जब आपको पता ही नहीं अंग्रेजी में क्या लिखा है। चलो भाई ठीक है, डलहौजी ने यही काम किया, सबसे पहले सब लोगों को चुन चुन करके काम करना, साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। इसका विरोध सबसे पहले किया किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने।
रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। युद्ध में मर जाते हैं वो। एक पुत्र उनका पैदा हुआ था, लेकिन वो दुर्भाग्य से बचपन में ही मर गया, तो वो तो उनका पुत्र रहा नहीं। तो उन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया, चचेरे भाई गंगाधर राव के भाई के पुत्र को गोद ले लिया, उसका नाम दामोदर है ना। अब उसको गोद लिया तो अंग्रेज मानने से मना कर रहे हैं, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रूल क्या कह रहा है कि भैया किसी को गोद लिया माना नहीं जाएगा। रानी इसको मानने के कानून से विरोध कर रही है, तो रानी के अंदर भाई आग लगी हुई है कि नहीं, मेरा साम्राज्य छिन जाएगा, अंग्रेजों के अधीन चला जाए। कोई देना चाहेगा अपना? यहाँ रत्ती पर कोई खेत नहीं देगा, साला मेढ़ी काटो तो लाठी चल जाए, यहाँ तुम साला हमारा पूरा गांव ले ले हो। बवाल है यार, मजाक समझो। तो अब ऐसे ही बवाल चलेगा, और ये बात 1848 से डलहौजी आएगा, और डलहौजी बहुत से राज को हड़पेगा। इसके लिए पूरा एक कहानी है, शॉर्टकट है। सीता जी संभलो, राधिका आगे बताओ। बाघ उधर झाड़ी ने, एक सेंटेंस हमने बनाया, सीता जी संभलिए बाघ उधर झाड़ी ने है, मैं नहीं ने कर रहे हैं। सीता से सतारा, सतारा, जी से जैतपुर, जैतपुर, संभलो से संभलपुर, संभलपुर, बाघ से बघाट, उधर से उदयपुर, झाड़ी से झांसी, और ने से नागपुर, नागपुर। ठीक है, ये इतने राज्य डलहौजी द्वारा हड़पे गए। लिख पाते, रुकिए परेशान ना होइए। डलहौजी द्वारा हड़पे गए, देखिए इसमें भी क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा वो कि डलहौजी द्वारा सबसे पहले हड़पा गया राज्य सतारा, सबसे अंत में हड़पा गया राज्य नागपुर। लेकिन वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो आपको उलझा देगा। कहेगा जब ये क्वेश्चन आएगा सबसे लास्ट अंत में हड़पा गया राज्य, तो ये ऑप्शन नहीं देगा, इसकी जगह पर रहेगा अवध, हमारा प्यारा लखनऊ। याद आ रहा है? यही हमारा अवध है, लखनऊ है। आपको इस समय अगर आप परिवर्तन चौक के पास जाएं तो बगल में देखें भंडारा चल रहा है, हमेशा चलता वहां पे। जेठ के पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक पूरा जेठ चलता है, हनुमत धाम वाला। जहां ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, वहीं पर बेगम हजरत महल का पार्क का मेन गेट है, और ये बेगम हजरत महल कोई और नहीं है, अवध के उस समय नवाब कौन? निकालो निकालो जीवान, नालायक हो, बताओ। लखनऊ में रह करके नहीं पता? लखनऊ के चिड़ियाघर का नाम क्या रखा गया था बीच में? सिद्दीकी। नवाज सिद्दीकी का तो बाप का भाई का सबका बदला लेगा अपना फैजू। वाजिद अली शाह, नवाब सिराजुद्दौला, जो तुम्हें नाम याद आ रहा था, वो बंगाल के हैं, प्लासी के युद्ध के समय में। नवाब सिराजुद्दौला, ये नवाब वाजिद अली शाह। ठीक, तो इनकी जो बेगम है, बेगम नहीं कहेंगे उनको, देखो अंग्रेजों ने यहां भी अपना नियम देखा जाए तो धार्मिकता के आधार पर रखा था। इनकी सभी बेगमों से बेटियां पैदा हुई थी, बेटे नहीं पैदा हुए। तो जो ये बेगम हजरत महल है, ये भातखंडे के बगल में देखो छोटा सा घर बना होगा, अच्छा सा भवन टाइप का बना होगा, ऐसा लगता है कि भातखंडे, जहां विश्वविद्यालय संगीत भातखंडे है, उसके भातखंडे के बगल में देखिए एक पार्क होगा, पार्क के अंदर एक बना होगा। हाँ वाइट, वो तो आगे चले गए, वो तो शूटिंग हुई, हाँ वो तो गदर फिल्म की शूटिंग है। कबूल है तो कहते हैं हाँ इस्लाम कबूल है, वहां मत जाइए। ठीक है, हाँ इधर आइए पहले, हाँ मतलब चौराहे के पास बगल में साइड में। तो वो है, अभी जमीन लिखा हुआ, हम पे जाएंगे तो बोर्ड लिखा होगा, बोर्ड पे अंदर जैसे एंट्री करेंगे तो बोर्ड लिखा होगा, किसकी संपत्ति किसका क्या, सब कुछ लिखा हुआ। तो ये एक नृत्यांगना थी, ये एक नाचने वाली थी। तो राजा नाच देखने जाते थे, जैसे हम लोग भी रील देखते हैं, हाँ ये बढ़िया है, ठीक है इसी का बार बार देखेंगे, टिक कर लें इसको, फॉलो कर लें, इसी का बार बार देखेंगे।
तो उस समय राजा नाच देखने जाते थे, देखते देखते राजा के मन में यानी कि नवाब के मन में प्रेम उमड़ पाया, प्रेम उमड़ तो रिलेशन बने तो एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम है ब्रजेश कादिर। अब इसका नाम तुम्हें कहां मिलेगा, चले जाओ रेजिडेंसी, गए हो, जाओ, तो टिकट लगता, अब तो अच्छा बन गया, पहले तो वहां बेकार था, अश्लीलता थी, अब तो अच्छा है, अब तो दार्शनिक चीज है, देखने लायक ऐतिहासिक चीज है, हिस्टोरिकल प्लेस है, म्यूजियम है, तमाम चीजें हैं। तो ब्रजेश कादिर को अंग्रेज उत्तराधिकारी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनकी बेगम ही नहीं है ना, एक अवैध संतान, नाजायज संतान है। नवाब इस बात से सहमत नहीं है। अच्छा, अंग्रेज कह रहे हैं यहाँ डॉक्टर प्लैप्स रूल लग ही नहीं रहा है अवध पर, यहाँ लग रहा है कुशासन, कि राजा का जो नवाब है इनके यहाँ शासन व्यवस्था नहीं अच्छी नहीं है, यहाँ के लोग मनमौजी हैं, मन में आएगा तो काम करेंगे, मन में आएगा तो नहीं काम करेंगे। वही नवाबों का नहीं कहते कि ये नवाबों के शहर से आए हैं, हम लोग को ये लखनऊ का जो टैग मिला नवाब क्यों मिला है, कि नहीं कारण मिला है, अंग्रेज इनको समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तुम बका करो, ठीक है। अगर आप अभी जाए, कभी घंटाघर गए हैं, नहीं गए घंटाघर, जाओ महाराज, घंटाघर जाओ कभी कभी, तो घंटाघर जब जाएंगे आप, तो घंटाघर में जो घंटाघर का वो बना हुआ, इस पे घंटा बना हुआ ना, घड़ी चलती है, उसके ऊपर एक चिड़िया है, वो चिड़िया पहले सोने की थी, अंग्रेज सब ले जा चुके हैं, वो इस समय तांबे की, वो पीतल की है, ये ना समझो कि हाँ चुरा ली, सर जी बता रहा है कल है चली, तुम लोगों को भरोसा नहीं है, ठीक है। ये चिड़िया जो है पीतल की है, हमको जानकारी नहीं थी, हम भी जल्दी गए थे ना, तो वहां देखे तो हम तो बुझने, तो हमारा एक तकिया कलाम जानते ही, जहां जाओ वहां की भाषा में घुल जाओ, वहां सब बकरी चला रहे थे, और जो ठेला लगाते हैं उन लोगों से हमने कहा भैया कुछ इसके बारे में बताइए, हमें थीसिस लिखने इसके बारे में। तो जब आप अच्छी बातें करना कि भाई पढ़ने लिखने वाला बच्चा आया, तो तुरंत जो लोग बैठे, अम्मा मियाँ बैठे बैठे हम बताते हैं आपको इसके बारे में, क्या बात करते हैं आप, ठीक है, शुरू तो शुरू। अच्छा, वो पान जरूर खाए रहेंगे, पान खा के बता रहे हैं, एक चिड़िया देख रहे हैं, पहले सोने की थी, अंग्रेज ले जाएगा इसको, ठीक। अच्छा, उस चिड़िया की खाते थी, उन्होंने बताया मुझे कि चिड़िया की जो पूंछ है वो हवा की दिशा में रहेगी, जिस दिशा में चलेगी। मैंने रियलिटी इस चीज को देखा, मैं रुक करके करीब 1 घंटे देखा कि हवा साला बदले, देखिए चिड़िया घूमे कि ना घूमे, वास्तव में चिड़िया की पूंछ वास्तव में दिशा के विपरीत है, ये चीज है। तो ये सब नवाबों की बात, हाँ कभी जाना आप, तुम लोग यही कह रहे हैं, तुम लोग लखनऊ बहुत बढ़िया जगह पढ़ने के लिए भाई। अरे वो पीतल की चिड़िया है जिसपे बना के बैठाई गई है, एक रॉड लगा हुआ, उसके ऊपर वो है बनी हुई, बैठी हुई है, तो जब उसके ऊपर यहाँ पे गोल का कुछ लगा है, उस पर चिड़िया है, तो जब हवा चलती है तो इसमें अंदर हवा घूमती है, घुसती है, उसके हिसाब से चलती मूवमेंट करता है, जैसे बैरिकेटिंग पे लगा हुआ, बैरिंग पे लगा हुआ है। और ये जो घंटाघर की चाबी है, उसके घंटाघर जाएंगे, जो घंटाघर के बगल में जस्ट एक पिक्चर गैलरी है, टिकट लगता है उसका, टिकट जाएंगे तो अवध के 11 नवाबों की तस्वीर लगी हुई है, पहले दूसरे तीसरे लास्ट वाले की लगी हुई है, आप देखिए आराम से, वहां जाएंगे तो देखने समझ मिलेगा। कभी शाम को घूमने निकलिए, कभी अभी मतलब 3 बजे 4 बजे के आसपास, 5 बजे पहुंच जाइए वहां पे, 5 बजे तक पहुंच जाइए, फिर क्योंकि 7 बजे के बाद अंधेरे में क्या देखेंगे आप, 6 बजे तक वहां से निकलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बड़ा अच्छा है मौसम में, जाइए कभी जब थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा तब, नहीं तो हमको ले चलो, हमारा खर्चा वर्चा उठा लेना, हमको ले चलना, हम दिखाएंगे, देखिए सर ये यहाँ पे ये था, ठीक है, तो हम एज अ गाइड की तरह आपको बताएंगे, ठीक है, अपना भी कुछ रोजी रोटी हो जाएगा, पार्ट टाइम काम करते हैं हम भाई ये। तो अवध के राज्य को सबसे लास्ट में हड़पा है अंग्रेजों ने, अवध, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं नागपुर वाला, ये उस नियम के आधार पर हड़पा गया पहला अंतिम राज्य है, डॉक्टर ब्लैप्स को, लेकिन सबसे लास्ट में हड़पा गया राज्य अवध ही, पेपर में लिखेंगे आप। एक अंग्रेज जब यहां आ गए थे, तो अंग्रेजों ने, जासूसों ने बताया कि अंग्रेज अवध के सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, तब अवध जो है, आगरा ये सब मिला के अवध हुआ करता था। इसका नाम था, बाद में देखा होगा अंग्रेज जब कब्जा कर लेते, इसका नाम रखते हैं संयुक्त प्रांत, संयुक्त पश्चिम प्रांत, बाद में नाम इसके कई चेंज होंगे। तो कहावतें हैं, मैंने पूछा उन लोगों से, उन लोगों ने कहा ऐसी कोई कहावत है नहीं, अंग्रेजों ने ये सब फालतू की फैलाई बातें हैं, कि नवाब जो है नृत्य देख रहे हैं और उनको जो जासूस बता रहे हैं कि अंग्रेज सीमा के अंदर आ चुके हैं, अंग्रेज गेट के अंदर घुसने वाले हैं, ठीक है जो होगा देख लिया जाएगा, ये उठ के भाग नहीं रहे हैं। अंग्रेज महल में घुस गए हैं, मारकाट कर रहे हैं, सबको लूट रहे हैं, सबको बंदी बना रहे हैं। अंग्रेज 4 लोग इनको भी घेर लेते हैं, नवाब को भी घेर लेते हैं, नवाब बैठे रहते हैं, नवाब उठते तक नहीं है। तो एक अंग्रेज जो है यहाँ का, कैंपबेल नाम का अंग्रेज, जो यहाँ पे दमन करेगा, गोली चलवाएगा। ये तो अंग्रेज, ये नवाब ऐसे बंदी बनाए, इनकी बीवी जो है हजरत महल, ये गोली चलाएंगी,
बाद में बच्चे को लेकर भागेंगे और ये रेजिडेंसी में जाएंगे आप, रेजिडेंसी में तो तोप के निशान, गोलियों के निशान हैं अभी भी, जाइएगा तो वहाँ मिलेंगे आपको। म्यूजियम में जहाँ गोला आके गिरा हुआ है, वहाँ गोला फूटा हुआ, वहाँ लिखा हुआ है कि गोले के कारण ये दीवार टूटी, ऐसे लिखा हुआ बना हुआ है। ठीक, तो नवाब से पूछना है कि आपने भागा क्यों नहीं, जब आपको बताया गया तो भागा क्यों नहीं, तो नवाब के अंदर से एक साइन निकलता है कि हमारा जूता पहनाने वाला नहीं था। नवाब ऐसे जैसे जूता उतार दिया, ऐसे रख के बैठे हैं अब आराम सिंहासन पे, ठीक है, तो जूता ये नहीं पहनेंगे कि हाँ हम पैर डाल के पहन ले, ठीक है, कारण हमारा जूता पहनाने वाला नहीं था, हम भागे कैसे, ठीक है। तभी से एक सेंटेंस आया कि ये लखनऊ के नवाब हैं, ये हम लोग के जो टैग आया नहीं है, कहाँ के भैया, लखनऊ के नवाब हो, तो ये तभी आया लखनऊ के नवाब हो कि पानी यही रखा, जरा उठाना बोतल, ढक्कन खोल दो भाई, ठीक है, ये लखनऊ के नवाब की कहानी तभी से आती है। ठीक, तो ये राजनीतिक कारण समझ में आ गया तुम्हारा डॉक्टर प्लैप्स वाला, इसको लिख लो फट से, जल्दी बनाओ। अब आज तुम लोग अपने लिस्ट में बना लो कहाँ कहाँ लखनऊ घूमना है, ठीक है। अरे क्लास तुम लोग इतिहास ही करोगे तो लखनऊ तुम्हें घूमने जाना, जब मजबूरी में जाना पड़ेगा, जाना चाहिए सर की। लिखिए उसमें डॉक्टर प्लैप्स के रूल में लिखिएगा, डलहौजी डलहौजी द्वारा लाया गया अधिनियम, डलहौजी द्वारा लाया गया अधिनियम राज्य हड़प नीति था, राज्य हड़प नीति। अब हेडिंग बना के लिखिए, डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्य, ये ट्रिक लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है क्या करेंगे आप, ट्रिक लिख लेंगे आप। ठीक है, ये ट्रिक लिख लीजिएगा, सीता जी समलो बाग उधर झाड़ी में, ठीक है, झाड़ी ने है भाई, में नहीं है, सीता जी समलो बाग उधर झाड़ी ने। ठीक, ये पूरा इनका लिख लीजिएगा, पहला राज्य अंतिम राज्य बना करके, और एक पॉइंट डाल के लिखिए, सबसे अंत में हड़पा गया राज्य अवध था, सबसे अंत में हड़पा गया राज्य अवध था। ठीक, अब देखो, एक ये दिल में आग लगी हुई है सबके, एक इधर वाली आग मंगल पांडे वाली आग, बात दोनों एक ही समय की है, ये 56 में हड़पा गया है अवध, तो कहानी यहाँ 57 की आप पढ़ रहे हैं, कुछ बोल तो पाए नहीं है, थोड़ी बहुत गोलीबारी हुई है, सबके अंदर आग लगी हुई है, तो अब करें तो क्या करें लोग, 56 से विद्रोह चल रहा है, 57 में विद्रोह, 56 में विद्रोह। अब इस मंगल पांडे को फांसी के बाद ये कंडीशन आ जाएगी, मंगल पांडे बंदा है यूपी का, और यूपी वाले बिहार वाले ये अड़ियल हैं, तो चाहे हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि राष्ट्रीय विद्रोह में हम लोगों ने, जिसे कहते हैं जान डाली, हम लोगों के कारण ही राष्ट्रीय विद्रोह हुआ है। ये बंदा है यूपी का, मेरठ का रहने, मेरठ मतलब पोस्टिंग मेरठ से हुई है, रहने वाला बलिया का, इसका भाई चित्तू पांडे, ठीक, बलिया से विद्रोह का नेता। इनके मरने की खबर सुन करके मेरठ में विद्रोह पहले होगा। अच्छा, मेरठ के जस्ट आगे दिल्ली, और मेरठ के जस्ट पीछे आप इधर निकल के आए तो आप देखिए ग्वालियर, झांसी, ये सब लाइन से पड़ता है, कानपुर सब लाइन से पड़ता है। अब विद्रोह देखो सब यूपी में है भाई। अगर मेरठ कहें उधम सिंह, दिल्ली अलग निकल गया, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, ये विद्रोह का नेता है, क्योंकि वो राजा था, बादशाह था, इसलिए हम लोग उसको बना रखे हैं, हम लोग के पास रिस्पेक्ट है कि हमारा राजा है तो इसको हम मान के चले, ठीक। अच्छा, मेरठ की जस्ट इधर निकल गई कानपुर, कानपुर से विद्रोह का नेता कौन, नाना साहब। कानपुर के जस्ट बगल में थोड़ा सा उधर जाएंगे एमपी के इलाके में, यानी कि मेरठ के साइड में, तो ग्वालियर, झांसी, तो ग्वालियर से विद्रोह के नेता कौन है, तात्या टोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। जब झांसी आ गए हैं, कानपुर आ गए हैं, तो कानपुर से उन्नाव आ जाइए, उन्नाव से देखिए उन्नाव का नेता कौन है, उन्नाव का बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ। उन्नाव से जस्ट थोड़ा ये लखनऊ, लखनऊ का आपने देख लिया। लखनऊ से थोड़ा आगे बढ़िए फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से आगे बढ़िए इलाहाबाद, लियाकत अली। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए गोरखपुर, प्रतापगढ़ होते हुए गोरखपुर आइए। गोरखपुर से विद्रोह का नेता कौन, गजाधर। गोरखपुर से आप थोड़ा सा उधर चले जाइए देवरिया, क्या नाम है, बिहार, जगदीशपुर, कुंवर सिंह। गोरखपुर से साइड में पूरब की ओर निकल के आइए आप, बलिया, चित्तू पांडे आ गए। और जो ये था हमारा बरेली, क्या नाम है, ये आपका
उन्नाव, उन्नाव से बरेली को रास्ता पड़ते हैं, बरेली में जाइए तो खान बहादुर खां नाम आ गया, सबके नाम आ गए। तो सब जो विद्रोह के स्थान है मोस्टली देखो, सिर्फ जगदीशपुर छोड़ दो, दिल्ली छोड़ दो, ग्वालियर छोड़ दो, सब तो है यूपी का इलाका। यूपी ने विद्रोह के कुल 11 स्थान है विद्रोह के स्थान एवं उनके नेता और विद्रोह दमन करता अंग्रेज कौन कौन वहां दबा रहे हैं। इनमें से एक क्वेश्चन बन जाएगा, वो आपसे दे देगा कि बताएं कानपुर से विद्रोह का नेता कौन था, या फिर वो क्या काम करेगा, इधर विद्रोह के नेता इधर स्थान मिलान करने को सूची दे देगा, सूची का मिलान करिए। नीचे कहेगा ऑप्शन ए सही है, 1 2 तीनों सही है, 4 सही है, ऐसे बना के देगा वो, आरओ वाला लेवल, ठीक है, वो इसमें डाल सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बनेगा, यहीं पे लिख के हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय विद्रोह के स्थान एवं नेता। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह के स्थान एवं नेता, इसी में आगे करा करके तब हम लास्ट में आएंगे आपके उसमें। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद क्लास। ठीक।